बारे में, जैसा हमने पिछली बार कहा था कि एक पूरे एपिसोड में हम डीमैट अकाउंट के बारे में अच्छे से दर्शकों को बताएंगे। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे खोला जाता है? देखिए, डीमैट अकाउंट ठीक उसी तरह से होता है जैसे बैंक अकाउंट होता है। कोई फर्क नहीं है बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट में। फर्क क्या है? बैंक अकाउंट में क्या होता है, आप पैसे जमा कराते हैं, पैसे निकालते हैं। जमा कराने का तरीका एक है कि आप कैश डालते हैं या फिर कोई चेक आप डिपॉजिट करते हैं। निकालने का तरीका क्या है? या तो कैश निकालते हैं या आप किसी को चेक देते हैं। बिल्कुल करेक्ट। ठीक उसी तरह से डीमैट अकाउंट भी है। फर्क सिर्फ इतना है, डीमैट अकाउंट में आप शेयर जमा कराते हैं और शेयर निकालते हैं। पैसे की जगह शेयर। हाँ, पैसे की जगह शेयर। और इसमें अब शेयर ऐसे तो है नहीं कि हाथ में ले जाके जमा करा दिए निकाल दिए, नोट की तरह नहीं है, कैश नहीं होता, सिर्फ चेक की तरह होता है। कि आप जैसे चेक जमा कराते हैं और किसी को चेक देते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर आते हैं और शेयर उसी तरह से निकलते हैं। उसकी प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कि ये बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह है। ठीक है। और अगर आपको शेयर बाजार में सीधे सीधे तौर पर शेयर खरीदने या बेचने हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, तब तो जरूरी नहीं है, तब भी डीमैट अकाउंट हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन नहीं भी है तो चलेगा। लेकिन अगर आपको शेयर खरीदने या बेचने हैं सीधे तौर पर, तो फिर डीमैट अकाउंट का होना बेहद जरूरी। बिना डीमैट अकाउंट आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो है ही है। तीन चीजें चाहिए शेयर खरीदने बेचने के लिए। पहले बैंक अकाउंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट डीमैट अकाउंट की, और तीसरी रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है। उसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे बिल्कुल। कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुला जाता है, कैसे क्या होता है, वो कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले डीमैट अकाउंट समझ लिए। जिस तरह से बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर रखते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होती है? कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं। देखिए, बेसिकली क्या है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस होना चाहिए। कोई भी चलेगा। आप ही स्वाति जी हैं, वो आप प्रूव कर दीजिए। या तो आप पैन कार्ड से कर सकती हैं, आधार कार्ड से कर सकती है, पासपोर्ट से कर सकती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा? ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। एक वो हो गया, वोटर्स आईडी कार्ड चलेगा। दूसरा आपका पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड मस्ट है, सबसे जरूरी। हाँ, पैन कार्ड चाहिए। और पैन कार्ड पे आपकी फोटो तो दोनों ही काम कर जाएगा वो। और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ पे आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं और बाकी सारी चीजें में से कुछ भी दे दीजिए। तो बेसिकली आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये तीन तो आपको लगाने हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके अलावा थोड़ी बहुत वो फॉर्म में जो जानकारी भरनी होती है, वो सारी जानकारी आपको भरनी होगी। आपका नाम, पता वगैरह, ये वो सब। और उसके बाद आपको ये बताना होगा कि इस डीमैट अकाउंट का नॉमिनी कौन है। मतलब ओके, नॉमिनी भी रखना पड़ता है। सपोज मेरा अकाउंटेंट मैं कल ना रहूं, तो मेरे बाद उस डीमैट अकाउंट पे किसका हक है। तो मैं मेरी वाइफ, बच्चे, किसी के भी, जिसके भी नाम पर देना चाहता हूं, तो नॉमिनी रख दें। नॉमिनी रखते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब ठीक जैसे बैंक अकाउंट में कैसे होता है, मैं इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ और जॉइंट होल्डर भी हो सकता हूँ। जॉइंट होल्डर अकाउंट है ना, मैं मेरी वाइफ के साथ हो गया। ठीक उसी तरह से डीमैट अकाउंट में भी हो सकता है। आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। अच्छा। तो मतलब आप एक जॉइंट होल्डर, दो जॉइंट होल्डर भी रख सकते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम अप टू कितने जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं? मेरे ख्याल से 3 तक होने चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। नहीं, 2 होंगे, क्योंकि 1+1, क्योंकि जनरली आप जब शेयर आप जब ट्रांसफर करते हैं अपने नाम पे, तो मेरे ख्याल से 1+1 ही होता है, क्योंकि जॉइंट होल्डर एक ही होता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से आप डीमैट अकाउंट में भी एक जॉइंट होल्डर रख सकते हैं। और जॉइंट होल्डर के साथ जब अकाउंट खोलें तो उनके भी सेम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? दोनों के लगेंगे। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ दोनों के लगेंगे। दोनों के लगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चार्जेस लगते हैं अनिल जी डीमैट अकाउंट खोलते टाइम? नॉमिनल है कि काफी भारी भरकम? देखिए, अलग अलग तरह की चार्जेस। अच्छा, डीमैट अकाउंट में चार्जेस फिक्स नहीं है, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि डीमैट अकाउंट खुलता कहाँ है। हाँ, जाना कहाँ पर पड़ेगा? बैंक अकाउंट तो बैंक में खुल जाएगा, डीमैट अकाउंट जाना कहाँ पड़ेगा? जाना कहाँ पड़ेगा? वैसे एक अच्छी बात है कि आजकल जाना नहीं पड़ता। हर अकाउंट खुलने के लिए लोग ही लाइन लगा के आपके पास आ जाते हैं। डीमैट अकाउंट, देखिए, जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको डीपी कहते हैं, जिसके पास ये लाइसेंस है, वो डीमैट अकाउंट खोल सकता है। अब ये लाइसेंस कौन देता है? ये लाइसेंस देती है 2 संस्थाएं हिंदुस्तान में। एक है NSDL और दूसरी है CDSL। NSDL, नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। हाँ, तो ये दोनों
संस्थाएं, CDSL BSE ने प्रमोट किए, NSDL NSE ने प्रमोट नहीं किया। ठीक है, दोनों का रेगुलेशन सेबी के पास है। ओके, टॉप रेगुलेटर सेबी है, सेबी के नीचे 2 संस्थाएं, 2 ब्रांचेस। हाँ, अब इनके नीचे आप मेंबर बनते हैं, उन मेंबर को डीपी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है? कोई भी ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, जैसे कि हमारे चॉइस ब्रोकिंग है, ठीक है, ये हो सकते हैं। कोई भी बैंक हो सकता है, लगभग सारे बैंकों ने डीपी लाइसेंस लिए हुए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, और कुछ और अलग ऐसी कंपनियां जो खाली डीपी बनती हैं लाइसेंस लेकर। तो ये सारे जो सेबी ऑथोराइज्ड डीपी हैं, यहां पर आपको अकाउंट खोलना है। आमतौर पर क्या होता है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही साथ खोलने की फैसिलिटी ब्रोकर देते हैं, ताकि आपको अलग अलग जगह ना जाना पड़े। और आमतौर पर यह भी होता है, जो बैंक्स हैं, ढेर सारे बैंक्स, मसलन ICICI बैंक, वहां पर आपको तीनों ही फैसिलिटी मिलेगी। बैंक अकाउंट भी है, डीमैट अकाउंट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है। ओके, लेकिन आजकल ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने डीमैट अकाउंट जहां खुलवाया वहीं आपका ट्रेडिंग मैं अकाउंट वही पूछने जा रही थी, जरूरी है कि ICICI के पास जाएं, वहीं पर डीमैट भी खोलना है? ना, और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना है? किसी एक बैंक में बैंक अकाउंट है, हाँ, किसी दूसरे ब्रोकर के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट है, और किसी तीसरे के यहाँ डीमैट अकाउंट है, पॉसिबल है। मैनेज करना आसान होता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आप लिंक कर दीजिए, सिंपल लिंक होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसी कोई समस्या नहीं। लेकिन हाँ, आमतौर पर एक जगह रखना, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक जगह रखना एडवाइजेबल है। ओके, उससे आपको ट्रेड करने में आसानी और सुविधा रहती है। अगर अलग अलग बैंकों के साथ खोले तो जो बैंक होते हैं वो कुछ सुविधा देते हैं अपने कस्टमर्स को कि हमारे पास खोल लीजिए डीमैट अकाउंट, या हमारे पास खोल लीजिए डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट? हाँ, बिल्कुल, सुविधा भी देते हैं, पैसे भी लेते हैं। हाँ। लेन देन। बेसिकली क्या है, डीमैट अकाउंट में चार्जेस क्या लगते हैं? अब जैसे आप देखिए, बैंक अकाउंट में आपके क्या चार्ज लगते हैं? सेविंग बैंक का तो कोई चार्ज नहीं, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी की नहीं है। जो बैंक कहता है मिनिमम बैलेंस रखना है, वहां रखना होगा। सेम उसी तरह से आपका करंट अकाउंट है तो कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं बैंक को। ठीक है, डीमैट अकाउंट में भी चार्जेस देने पड़ते हैं। किस तरह के चार्जेस होते हैं मैं बता दूं। पहला चार्ज अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। जब आप अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो कुछ, कई सारे तो फ्री में खोलते हैं, कुछ पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड रेगुलेशन नहीं है कि आप इतना ही चार्ज करोगे। कितना भी अपने बैंक अपने हिसाब से चार्ज क्या है, कंपटीशन इतना है तो कोई हार्डली कोई चार्ज करता है, नॉमिनल करता है भी तो बहुत ही कम। उन्हीं के पास आके अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की, भाई आप एग्रीमेंट बना रहे हो तो उसके स्टैम्प पेपर की कॉस्ट हो गई, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन 200-500 रुपए लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं लेते। तो उतना आपका पहला अकाउंट ओपनिंग चार्ज हो गया। उसके बाद एक चार्ज आता है, वो होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। हर साल आपका डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के यहाँ, किसी डीपी के यहाँ है या किसी बैंक में, तो वो हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस ले साल का, मिनिमम फिक्स कि भाई आपको 200-500 रुपए इतना तो देना है। वो एनुअल रहेगा, साल में एक बार एनुअल हो सकता है। तीसरा चार्ज होता है, वो होता है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस। अच्छा, हर बार आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आया या शेयर गया वापस, तो उस ट्रांजैक्शन पे वो कुछ ना कुछ चार्ज लगा सकते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से। जैसे बैंक अकाउंट में, जैसे आपने शेयर खरीदे, समझे आपने HDFC बैंक के शेयर खरीदे 100 शेयर, 100 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आए, या 100 शेयर आप डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं बाद में बेचते वक्त, तो उस पर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। कुछ डिपॉजिटरी ऐसी भी होती है जो ये कहते हैं कि हम पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेंगे आपसे, आपको जितने करने कर लो, हम फिक्स चार्जेस ले लेंगे, इतने रुपए दे दो, आपको जितना ट्रांजैक्शन करना है, जितनी बार आया जाए, कोई खास फर्क नहीं। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, पहली चीज, कौन सा ऐसा डीपी है जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं ले रहा है या सबसे कम ले रहा है। दूसरा, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बार बार शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, आज लिया कल बेचा, कल लिया परसों बेचा, एक दिन डीमैट अकाउंट में आया, एक दिन डीमैट अकाउंट से निकला, हाँ। तो इसका मतलब बहुत ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, तो फिर आप पर ट्रांजैक्शन वाला मत लो, फिक्स ट्रांजैक्शन। हाँ, वो पर ट्रांजैक्शन अगर आपको पैसे देने हैं तो फिर ज्यादा पैसे लग सकते हैं। तब आप एक पैकेज वाला ले लो कि मुझे महीने या साल भर के इतने ही देने पड़े, आते जाते रहेंगे, है ना। और अगर आप हार्डली पैसिव इन्वेस्टर है, मतलब शेयर ले लिए 2-5 साल तक देखते नहीं हो, हिलाते नहीं हो, अनलेस की कोई बड़ी चीज हो जाए, और लेते ही हो बेचते नहीं हो,
ऐसे भी बहुत लोग हैं ना, बिल्कुल। वो बोलते हैं लेके भूल जाने का, हाँ। लेके सो जाने का, वैसे लोग भी काफी कम थोड़ी है हिंदुस्तान में। ट्रांजैक्शन उतने नहीं है जितने, हाँ, ट्रांजेक्शन कम है, तो फिर आप पर ट्रांजेक्शन वाला भी ले लो। सो बेसिकली आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझ लेनी है, और वो रिक्वायरमेंट समझ के आपको पता करना है कि मेरे लिए कौन सा तरह का डीमेट अकाउंट वाला चार्जेस सही होगा। और ज्यादातर सारे डीपी जितने हैं ना, वो आपको हर तरह के ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, अलग अलग तरह के। आपको कौन सा सही समझ में आता है वो आप अपने लिए पसंद करें। तो यही क्राइटेरिया है एक डीपी अपने लिए सिलेक्ट करने का, चूज करने का, कहां से आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। बेसिकली हाँ, आपको वो देखना है कि भाई मेरे पैसे कहाँ कम लग रहे हैं, है ना। ये तो आप शेयर खरीद के पैसा बनाए ना बनाए, ये तो देना ही है। तो जितने कम आपके लिए जो सूटेबल हो वो ज्यादा ठीक है। तो डीमैट अकाउंट के बारे में चर्चा हमारी जारी रहेगी इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की इस क्लास में। तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, जिसमें आज हम आप सभी को बता रहे हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। क्या बीच में लगे कि बात बन नहीं रही है किसी डीपी के साथ अपने अकाउंट के मामले में, तो वो बदल भी सकते हैं, ये पॉसिबल है? या किसी बैंक की सर्विसेज से आप खुश नहीं है? हाँ, तो बैंक की सर्विसेज से खुश नहीं है तो क्या करेंगी? अकाउंट बंद, बाय बाय, नया खोलेंगे। तो ये आसानी से पॉसिबल है। देखिए, जिस तरह से जितने आप बैंक अकाउंट खोल सकती हैं, उतने ही डीमेट अकाउंट खोल सकती हैं। डीमेट अकाउंट के नंबर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितना खोलना खोलिए, और ठीक है। हाँ, लेकिन कितने खोलने ये भी तो आपको पता होना चाहिए। हाँ। तो आज के ज़माने में जितना अकाउंट खोलना आसान काम है, उतने ही उन अकाउंट को मेंटेन करना मुश्किल काम है। हाँ। भले इंटरनेट है, भले सब कुछ है, सबके लॉगिन आईडी पासवर्ड याद करने में नानी याद आ जाती, कौन याद रखे? कितने सारे पासवर्ड रख दिए, इसका क्या था, तो उसका क्या मतलब था? सिस्टम ऐसा हो गया, एक फाइल तो आपको ये बनानी पड़ती है जिसके अंदर सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखो, बिल्कुल, और फिर उस फाइल का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको अलग से याद होना चाहिए। नहीं तो पता चला सारे किसी को पता चल गया एक ही साथ में, तो ये बड़ा समस्या वाला काम है। डीमेट अकाउंट के केस में एक चीज और ध्यान में रखनी जरूरी है। एक तो जैसे मैंने बताया कि आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमेट में अकाउंट में आते हैं, बिल्कुल। एक शेयर बेचते हैं तो इसको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन एक और भी तरीका है जिससे शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं, वो ये कि अगर आपके पास फिजिकल शेयर हैं, पहले फिजिकल शेयर होते थे, हाँ, शेयर सर्टिफिकेट होते थे कागज के, सर्टिफिकेट, पहले की आप पहले की बात बता रहे थे, मजबूत वाला कागज होता हाँ, था, हाँ। ठीक है। वो शेयर सर्टिफिकेट होते थे, बाद में धीरे धीरे हमने उसको डीमेट कर दिए, सारे डिजिटल फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में आ गए। तो क्या होता था, जिसके पास पुराने शेयर सर्टिफिकेट अभी भी पड़े हैं, उन्हें कंपनी के पास या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट जो होता है उस कंपनी का, उसके पास वो शेयर भेजने हैं, ये मेरे नाम में है, ये मेरे फिजिकल शेयर है, आप इसको मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करिए। उसका एक ट्रांसफर फॉर्म होता है, वो भरना होता है, साइन वाइन करने होते हैं, जो भी अटेस्टेशन करना करवाना वो सब करके आप दे दीजिए, कंपनी सब वेरीफाई करेगी, और या रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट जिसको आरटीए बोलते हैं, वो आपके अकाउंट में वो शेयर डीमेट करके आपके अकाउंट में डाल देगा। ओके, ठीक है। और अब तो धीरे धीरे कंपलसरी हो रहा है अनलिस्टेड कंपनी में भी, लिस्टेड में तो है ही कंपलसरी, अनलिस्टेड में भी, हाँ, अब तो सेबी अनलिस्टेड में भी कंपलसरी कर रही है कि आप शेयर सर्टिफिकेट रख ही नहीं सकते, डीमेट करो अपने अकाउंट में। अच्छा, बॉन्ड्स वो डीमेट होने लग गए, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स डीमेट होने लग गई, गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड्स, कोई कैपिटल गेन बॉन्ड्स, हर तरह की चीज अब डीमेट होने लगी। तो डीमेट में रखना बड़ा आसान है, चोरी का डर नहीं है, फट जाए गुम जाए टेंशन नहीं है। तो डीमेट तो एक तरह से वरदान है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो स्वाति आपका नसीब बहुत अच्छा है कि आप 20-25 साल पहले थी नहीं मार्केट में, नहीं तो उस समय तो ऐसा होता था कि फिजिकल शेयर आ रहा है, उसमें सिग्नेचर मिसमैच, बैड डिलीवरी, किसी ने कोई गलत शेयर बेच दिए, ट्रांसफर करने भेजे 2-4 महीने निकल जाते थे, जब तक शेयर वापस आपके नाम में ट्रांसफर होकर ना आए तब तक आप उन्हें बेच नहीं सकते हो। अरे बाप रे, इतना झंझट, मेंटेन करने का भी चक्कर उस पेपर को, और लेटर लिखते रहो। तब तो ईमेल भी नहीं होती थी, फोन ही इतने कम होते थे, ईमेल तो दूर की बात है। मैं 25 साल पहले की बात होता जब मैंने करियर शुरू किया था 92-93 में। तो आपके पास भी वो फिजिकल शेयर्स थे? बिल्कुल। तो आपने कैसे, मतलब एक दो तो अभी भी पड़े हैं जिनकी कंपनियां बंद हो गई। अच्छा, हाँ, अभी भी है, नमूने रखे हुए। तो फिर हमने डीमेट करवाए, डीमेट अकाउंट खोला और कंपनी में भेजे, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास भेजे, उन्होंने डीमेट कर दिए। तो अभी भी अगर किसी के पास पड़े हैं तो डीमेट करवाने पड़ेंगे।
डीमेट कराने में एक खास बात ध्यान में रखनी जरूरी, जो नाम आपका शेयर सर्टिफिकेट पे है वही नाम डीमेट अकाउंट का भी होना चाहिए। कुछ भी इधर उधर स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं, या कई लोग मिडिल नेम बाद में ऐड करते हैं। अनिल सिंघवी, हाँ। अगर शेयर सर्टिफिकेट पे नाम है तो अनिल सिंघवी के नाम का डीमेट होना चाहिए। अगर अनिल कुमार सिंघवी है तो नहीं चलेगा। अनिल सिंघवी जॉइंट होल्डर मेरी वाइफ का नाम है तो डीमेट अकाउंट भी उसी तरह से उसी क्रम में होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है, शेयर सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही नाम से डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और इसलिए आप डीमेट अकाउंट मल्टीपल भी खोल सकते हैं कि कुछ शेयर ऐसे हैं जो मेरे खाली इंडिविजुअल नाम में, कुछ जॉइंट नाम में, कुछ में पहला नाम वाइफ का, सेकंड नाम मेरा है। मतलब कई बार शादी के बाद क्योंकि लेडीज अपना सरनेम चेंज करती हैं, तो उस केस में सेम रखना चाहिए, या चेंज करवाने की वो बाद में चेंज कराने का प्रोसेस है, लेकिन एक बार तो आपको वो करना ही पड़ेगा कि भाई आपका जो नाम है उस नाम का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और या फिर आप उसको ट्रांसफर करें कि भाई मैं पहले स्वाति रैना थी, पहले जो भी थी आप, अब स्वाति रैना है। तो सर मैं स्वाति रैना थी और स्वाति रैना। अच्छा शादी के बाद भी नहीं बदली? ठीक है, तो सर यही नाम पहचान है। अरे वाह, तो आपके लिए फिर दिक्कत नहीं है, आपके शेयर सर्टिफिकेट पुराने हैं तो वो भी चल जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका पहले कोई अलग नाम है, बाद में अलग नाम है, तो आप नए नाम में पहले शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद डीमेट करवा लीजिए। तो ऑप्शन सारे हैं अवेलेबल, लेकिन आपका कहने का मतलब ये कि डीमेट अकाउंट का नाम वही होना चाहिए जिस कॉम्बिनेशन में आप शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखने वाली। क्लियर है? और रिक्विजिशन स्लिप क्या होती है? उसका इस्तेमाल कब होता है? उसके लिए ये समझना होगा कि भाई जैसे डीमेट अकाउंट की जरूरत हमने बताई, शेयर खरीदने और बेचने के लिए पड़ रही, तो पहले शेयर कैसे आते हैं? पहला तरीका तो ये कि आपने शेयर सर्टिफिकेट को डीमेट करवा लिया, फिजिकल से डीमेट में आ गया, तो आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आ गए शेयर। दूसरा तरीका ये कि जब आप शेयर खरीद रहे हैं मार्केट से, ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर जब शेयर खरीदे जाते हैं, उसकी प्रोसेस हम अगले वाले में बताएंगे। ठीक है? जब शेयर आ गए आपके अकाउंट में तो आप क्या करेंगे? वो उसके पैसे देंगे, पैसे देते हैं तो ब्रोकर आपको शेयर देता है। ब्रोकर आपको शेयर देगा कहां? राइट? हाँ। तो ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करता है। शेयर ट्रांसफर कर देगा। शेयर आ गए। अब आपने सपोज आपको लगता है कि ठीक है मुझे अब ये शेयर बेचने हैं, तो आप अपने ब्रोकर को बोलेंगे मुझे शेयर बेचना है, या आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से आप ऑनलाइन ट्रेड करके शेयर बेच देते हैं। जब आप शेयर बेचती हैं तो शेयर तो देने पड़ेंगे ना। तो शेयर कैसे देंगे? दो तरीके हैं, एक तो या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, और दूसरा तरीका है कि डीमेट रिक्विजिशन स्लिप होती है, जैसे डीमेट स्लिप होती है, जैसे चेक कैसे लिखते हो आप? हाँ। है ना, आपने चेक लिख के दिया XYZ के नाम का, हाँ। सेम उसी तरह से आपने उस ब्रोकर के नाम का डीमेट स्लिप दे दिया। ओके। उसका नाम लिख के और उसकी डिटेल लिख के कि भाई ये फलाना XYZ ब्रोकर है, सपोज चॉइस ब्रोकर है, चॉइस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जो भी है, ये इनका DP नंबर है, ये डिटेल है, इस तारीख को इतने शेयर मेरे अकाउंट से इनके अकाउंट में चली जाए। ओके। और वो आप उसके DP को दे दो। तो DP यहाँ पर एक तरह से बैंक का काम कर रहा है। अच्छा। DP आपका बैंक है, वो शेयर का ओनर DP नहीं है, शेयर का ओनर आप हैं। मैं हूँ। करेक्ट? जिसका बैंक अकाउंट है पैसा उसका है, बैंक का थोड़ी है। बैंक का नहीं है। बराबर है? जैसे आप बैंक को बोलते हो कि ये चेक मैं दे रहा हूं आपको, ये पैसा किसी XYZ को ट्रांसफर कर दो, आपने अनिल सिंघवी को दिया, तो बैंक कर देगा। ठीक उसी तरह से डीमेट अकाउंट में आप जब DP को एक स्लिप देते हो कि ये शेयर हैं, ये मेरे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो कर देगा। बैंक से ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। एग्जैक्टली, DP भी वही करता है। एक सीढ़ी है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं, माध्यम है। ठीक है? आपके ब्रोकर को टाइम से शेयर मिल जाएंगे, और जब शेयर मिल जाएंगे तो वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। आपने शेयर बेचे, आपके पैसे आ गए, आपका शेयर निकल गया अपने अकाउंट से। तरीका कौन सा सही है, रिक्विजिशन स्लिप के ऑनलाइन ट्रांसफर करने का? अपने रिक्विजिशन खो सकती है या कुछ ऐसा भी पॉसिबल होता है? क्योंकि फिजिकल मतलब पेपर फॉर्म में है। हाँ, तो और जाके आपको देनी भी है। सिंपल चीज है। अभी देखिए स्वाति जी, आप क्या करती हैं? आपके पास दो ऑप्शन है। पैसा अगर आपको मुझे पैसा देना है, आप या तो मुझे चेक लिख के दे दीजिए, तब मैं अब मेरी बैंक में जाऊंगा, चेक डिपॉजिट करूंगा, ये सब है। और दूसरा तरीका है कि अनिल जी आपके बैंक की डिटेल दीजिए, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। आपको क्या सही लगता है?
अब तो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, जितना जो जल्दी से काम हो जाए चुटकियों में उतना बेहतरीन। तो सिंपल है टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें एक चीज और भी बड़ी अहम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो अगले शो में भी करेंगे। वो चीज है डीमैट अकाउंट ऑपरेट करने के तरीके। ये बड़े काम के हैं। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है, ये जो आपने ये आइडिया यहाँ से आया कि आप बोल रहे हैं ना कि कौन करे, स्लिप रखे, तो बहुत सारे लोग, हाँ झंझट का काम है, तो बहुत सारे लोग इस झंझट से बचने के लिए क्या करते हैं मालूम है? क्या? वो कहते हैं कि एक काम करो, मैं आपको मेरी स्लिप साइन करके दे देता हूँ, अपने ब्रोकर को बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जब आपको जरूरत है ले लेना। ये इस तरह से होगा कि आपने एक ब्लैंक चेक दे दिया किसी अपने दोस्त को। ये तो रिस्क कुछ भी हो सकता है उसमें। और दूसरा तरीका ये भी था कि एक और तरीका है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, वो भी लिख के देते कि यार मेरे ब्याह पे आपको जो करना है कर लेना। ये दोनों ही बड़े रिस्की तरीके हैं। इस पे भी हमें विस्तार से चर्चा करनी ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के पहले, ताकि डीमैट अकाउंट में आपको और क्या चीज़ें, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, डीमैट अकाउंट की सावधानियां बहुत ज़रूरी है। यानी कि लॉकर की चाबी आपको अपने पास रखनी है या किसी और को देनी है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि डीमैट अकाउंट क्या। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.